इन द ईयर 1945 स्प्रिंग सीज़न होता है और एक बच्चा 11 साल का लड़का होता है, जर्मन बॉय, जिसका नाम होता है हेलमूथ। लेटा होता है अपने बेड पे और अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है वो कुछ सीरियस टोन्स में, बहुत ही सीरियस टोन्स में। उसके पिताजी एक बहुत बड़े फिजिशियन होते हैं, प्रोमिनेंट डॉक्टर होते हैं, अपनी वाइफ से विचार विमर्श कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन। या तो अब वक्त आ गया है अपनी पूरी फैमिली को मारने का, या फिर मेरे अकेले सुसाइड करने का। और ये सब कहने के हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फेयर ऑफ रिवेंज। उसके पिताजी जो थे अपने डर की वजह से ये बात कह रहे थे, बदले का डर। ठीक है, सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जूस। अब एलाइज हमारे साथ वो करेंगे जो हमने क्रिपल्ड और जूस के साथ किया था। उसके अगले दिन हेलमूथ अपनी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं खूब। और उसके अगले ही दिन उसके पिताजी अपने ऑफिस में खुद को गोली मार लेते हैं। ये सब देखने के बाद हेलमूथ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फिर एकदम डर से वो भर जाता है और 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर था कहीं उसकी जो मम्मी है वो उसको खाने में जहर ना दे दे। इस डर से वो 9 साल तक खाना नहीं खाता है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था? उसके पिताजी ऐसा करना क्यों चाह रहे थे? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हिज फादर वॉज अ नाजी एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। एक नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। चलिए, ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर ऐसा सब क्यों चल रहा था। अब हम आगे देखते हैं चैप्टर में कि ये सब क्यों चल रहा था। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फरहान बेग, आई एम यूर एसएसटी टीचर। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9 चैप्टर 3, Nazism and the rise of the Hitler. Before going into the chapter, first of all, I will let you know about the biography of the Hitler, because by the biography of the Hitler, you will come to know about that what was the character of the Hitler and what was his doings. क्या उसने किया। जब आप इसकी बायोग्राफी को समझेंगे उसके बाद ही आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो वो ध्यान से आप सुनिए पहले जो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, हिटलर के बारे में बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे। उसके बाद आपको चैप्टर में फिर मैं लेकर जाऊंगा धीरे 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 धीरे, सब एक सारे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं एकदम सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है हिटलर बीच में। ठीक, यहाँ लिखा हिटलर सेंटर गोएबल्स लेफ्ट लिविंग आफ्टर एन ऑफिशियल मीटिंग। गोएबल इनके एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। ठीक है, लेफ्ट में जो है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ लेफ्ट। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हिटलर का आखिर किरदार क्या था, क्या थे ये। सुनते जाइए बस एक कहानी की तरह। ठीक, हिटलर पैदा हुए थे 20 अप्रैल 1889 को। कब पैदा हुए थे? 20 अप्रैल 1889 को। इनका जन्म होता है ऑस्ट्रिया के एक विलेज में। ऑस्ट्रिया एक जगह है जो कि जर्मनी के नीचे आती है मैप में, यूरोप के मैप में अगर हम आपको दिखाएंगे तो। ठीक है, साइड चलेंगे तो ये यूरोप आ जाता है। यूरोप के अंदर यहाँ पे आपको ये दिखेगा जर्मनी। ये मॉडर्न मैप है इसलिए आपको यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक, लेकिन मैं आपको यहाँ आइडिया से बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया किस साइड था। आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, ये पूरा पहले ऑस्ट्रिया के अंदर आता था। ठीक है, ये सब किस में आता था? ऑस्ट्रिया के अंदर। यहाँ से ये ऑस्ट्रिया जो जगह थी, यहाँ हंगरी लिखा दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा सा हंगरी। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था। ये ऑस्ट्रिया है, ये देखिए। अब हम बात करेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड की। इनकी फैमिली में इनके पिताजी थे जिनका नाम था एलॉयज हिटलर, सिविल डिफेंस में थे ये।
आर्मी के लिए काम करते थे, ब्यूरो में थे, ठीक है। फिर इनकी माता का नाम था क्लारा पॉल्स। इनके पिताजी के कई सारे अफेयर्स रहे थे, कई सारी वाइफ्स के बाद इनकी शादी हुई थी क्लारा पॉल्स से। और क्लारा पॉल्स के 4th नंबर के चाइल्ड थे ये। इनसे पहले जो भी बच्चे हुए थे क्लारा पॉल्स के, तो वो सब डेड हो गए थे, मर गए थे, ठीक। उनके इसकी वजह से हिटलर को बड़े ही प्यार से, बड़े ही लाड़ दुलार से पाला पोसा जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है, परिणाम स्वरूप जिसका रिजल्ट ये होता है कि हिटलर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। हिटलर थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें काफ़ी एरोगेंस होता है, तकब्बुर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो जब ये स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चों को बुली किया करते थे, परेशान करते थे, मारना पीटना बच्चों को। तो बहुत शैतान टाइप के बच्चे थे ये शुरू से ही, ठीक है। तो हिटलर फिर क्या होता है, जब स्कूल में धीरे धीरे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते रहते हैं, जब ये हाई स्कूल में आते हैं, हाई स्कूल में आने के बाद ये फेल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में ये फेल होते हैं, तो इनकी काफ़ी डांट पड़ती है घर पे। तो उस वक्त इनको ये लगता है कि शायद पढ़ाई जो है वो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं पढ़ाई के लिए हुई नहीं, स्कूल स्कूल सब टीचिंग ये सब चीज़ें मेरे सब समझ में नहीं आती। तो फिर ये खैर नेक्स्ट ईयर काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद में पास हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स और साइंस में, इन सब सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ख़ास तौर से हिस्ट्री में ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था, उनके ये बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे उनकी किताबों वगैरह को, ठीक है। तो ये जो थे हिस्ट्री में बहुत इन्होंने डीपली इन्फ्लुएंस पढ़ रखा था सब कुछ। फिर 16 ईयर्स की एज के बाद हिटलर क्या है, वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं और कहते हैं अब मैं जो भी सीखूंगा वो खुद ही सीखूंगा। पर सडनली इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इनका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है एडमंड। इन द ईयर 1900 उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है, हिटलर बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसको बहुत झटका लगता है अपने भाई की मौत का। ठीक 3 साल बाद 1903 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। पिताजी की डेथ में और ज़्यादा इनको झंझोड़ के रख दिया। और 1906 में इनकी माता जी भी ख़त्म हो जाती हैं। अब हिटलर की हालत बहुत ही खस्ता हो जाती है, बहुत बुरी हालत, एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं, दरिद्र, एकदम गरीब पूरी तरीके से, ठीक, गरीबी की तरफ चले जाते हैं। कुछ खाने को नहीं होता, पीने के नहीं होता, कहीं सो गए, कहीं कुछ गंदे संदे कपड़े, बदबू आती थी, तो लोग देखना पसंद नहीं करते थे हिटलर को, वो हालत हो जाती है। खैर धीरे धीरे क्या होता है, 1906 से 1913 तक का जो उनका टाइम था वो एक्सट्रीम पॉवर्टी का था, बहुत ही ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा परेशानी का। खैर लेकिन जब परेशानी के बाद इंसान उठता है तो फिर वो बहुत ऊपर तक जाता है, और वही हुआ भी। 1913 में इनको चांस मिलता है मिलिट्री को सर्व करने का, जर्मन आर्मी को, और जर्मनी की आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। बट मिलिट्री स्किल्स तो थी नहीं कुछ, पढ़े लिखे भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए सिर्फ एक रनर का काम मिलता है। और था वक्त रनर तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत तेज़ दौड़ते थे हिटलर, ये इनके अंदर खूबी थी, बहुत तेज़ दौड़ा करते थे। तो इसलिए इनको मैसेंजर का काम मिल जाता आर्मी में, एक बटालियन से दूसरी बटालियन या एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट तक ये मैसेज कैरी करके जाया करते थे, लेकर दौड़ते हुए जाते थे बहुत दूर तक, बहुत तेज़ भागते थे, ठीक। तो ये सब चल रहा था। अब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुत खासा इनका योगदान था। एक काफ़ी इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाते थे, और इस दौरान इनकी टांग पे गोली भी लग गई थी, जिसके लिए इनको आयरन अवार्ड, जैसे हमारा परमवीर चक्र होता है, इस तरीके के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था जर्मनी के अंदर। 1918 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। फिर एक जगह कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तो हार गया था, और सारा का सारा ब्लेम भी जर्मनी पे थोपा जाता है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो क्रैक आउट हुआ था वो आपकी वजह से ही हुआ था। वहाँ की जो आवाम होती है, जनता होती है, वो भी इन्हीं को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसी को ही ब्लेम करती है कि आपकी वजह से सब ये हुआ है, इतना सारा वॉर हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, माली नुकसान हुआ है लोगों को। तो यहाँ पे जो थे हिटलर, एकदम से कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, उसमें खड़े हो जाते हैं, ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं कि ये सब क्या है, क्या लगा रखा आप लोगों ने। तो ये सब इस तरीके से अपनी भाषा में, जर्मन भाषा में बोला हुआ ऑब्वियसली। तो उन्होंने इस तरीके से चिल्ला कर जब आवाज़ दी और उसके बाद जो बोलना शुरू किया है,
तो ज़बरदस्त ऑडिटरी स्किल्स थी इस हिटलर के अंदर, ये पहली बार लोगों को पता चला। और ज़बरदस्त स्पीच देते हैं, लोगों को एकदम बोलतीपन करा देते हैं, सब लोग इनको सुनने लगते हैं बहुत ध्यान से और सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं, ऐसी स्पीच देते हैं। अब यहाँ पे जर्मन वर्कर्स सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी होती है, इसके जो लीडर होते हैं वो इन पे नज़रें जमा लेते हैं और इनको स्पीच के बाद ऑफ़र देते हैं कि भैया आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो हिटलर बोलते हैं क्या फ़ायदा होगा, बोले इससे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, यू हैव द स्किल्स टू गो इन सोअर हाई इन पॉलिटिक्स, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं आपके अंदर कि आप जो है पॉलिटिकली बहुत आगे जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब उसके बाद ये पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो वर्कर्स पार्टी होती है उसका नाम चेंज करके नाज़ी पार्टी रख देते हैं और उसमें कुछ रिफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसकी हालत पहले कुछ ज़्यादा ठीक थी नहीं, लिफलेट्स तक तो होते नहीं थे उनके पास। फिर ये धीरे 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 प्रोपेगेंडा अपना चलाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं अपनी पार्टी का। लेकिन 1923 तक क्या होता है कि जो जर्मनी है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहा था, बहुत ज़्यादा गरीबी, लोगों के पास एक रोटी तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ये सब देखकर थोड़ा जरा यहाँ पे अमेरिका को तरस आता है और इनको वॉर लोन दे देते हैं कि आप लोग हमसे लोन ले लीजिए पर हमारा धीरे धीरे चुका देना है, जर्मनी को देते हैं। यहाँ की करेंसी वैल्यू बहुत नीचे चली जाती है जर्मनी की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फौज जब उनको लोन देते हैं तो इससे थोड़ा सा इनकी हालत में सुधार आना शुरू होता है जर्मनी की। 1923 से 29 तक थोड़ी बेहतर होती है। तभी 1929 में क्या होता है कि अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। ग्रेट डिप्रेशन क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें पूरा का पूरा अमेरिका की इकनॉमी बैठ जाती है, शैटर्ड हो जाती है, हिल जाती है एकदम से। क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था। ग्रेट डिप्रेशन में सपोज हमारे एसबीआई बैंक है, यार ये सबसे बड़ी बैंक है इसका, ठीक है, और इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नमेंट है इसने इसके भाई दो तरीके होते हैं, एक तो पैसा आप ले लो व्यापार करने के लिए या किसी से आप लूट लो। आप अच्छे घर के हो तो ऐसा तो करोगे नहीं, तो आप पहले वाले ऑप्शन पे ही जाओगे, आप किसी से लोन ले लेंगे, उठा लेंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको उसके शेयर्स जो है वो मार्केट में लॉन्च कर देंगे। सपोज़ आपके पास 10 शेयर, आपने 1-1 लाख रुपए के 10 शेयर निकाले और मार्केट में लॉन्च कर दिए, तो पर शेयर कितने का हुआ, 1 लाख का। अगर 10 लोगों ने आपके शेयर खरीद लिए, यानी आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, प्रॉपर्टी आपकी वहीं के वहीं है लेकिन 10 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए और आपने उससे व्यापार करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट किया, अब उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसके शेयर के हिसाब से उस शेयर होल्डर को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा सिस्टम होता है। अब इसमें हुआ कि एक अफवाह फैल जाती है कि बैंक्स जो हैं वो बैंकक्रप्ट होने जा रही हैं, कंगाल होने जा रही हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। अब खरीदार कोई है नहीं, सब बेचते जाएंगे। तो सरकार की मजबूरी है, सरकार को शेयर खरीदना पड़ते थे, वापस नहीं खरीदेंगे तो यहाँ पे उनकी जो प्रेस्टीज है वो ख़राब हो रही है, तो उनको ख़रीदना पड़ते थे। तो इससे सरकार के पास जो पैसा था वो सारा एकदम नील हो जाता है, सरकार कंगाल हो जाती है अमेरिका की। तो अब ये कहते हैं भैया जो हमने वॉर लोन्स लिए थे अब हमें वापस करो। जर्मनी से जब वापस लेते हैं तो यहाँ से फिर जर्मनी की भी हालत बिगड़ जाती है और पूरी दुनिया की ही हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर इकनॉमी अमेरिका की तो उस टाइम से भी बिगड़ती थी तो पूरी दुनिया की हालत खस्ता हो जाती थी, ठीक। तो यहाँ पे जो नाज़ी पार्टी थी और जो हिटलर थे, इनको बहुत ज़बरदस्त मौका मिलता है कि भैया ऐसा है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ और लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाओ कि भैया हम जो हैं वो आर्यंस हैं। मतलब अभी आर्यंस वाली कोई बात नहीं हो रही है, हम जर्मन्स हैं और हमें भी सर उठा के जीने का अधिकार है। और जो हमारे संग ह्यूमिलेटिंग एक्ट हुए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो हमसे ह्यूमिलेटिंग एक्ट क्या थे कि भाई इनसे इनकी जो टेरिटरी जीती गई थी, इन्होंने जीती थी फ्रांस से या और दूसरे देशों से, वो सब वापस ली गई थी। हर जाने के तौर पे इन पे बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया गया था। इनकी कुछ टेरिटरीज भी ले ली गई थी, लेके फ्रांस को दे दी गई थी। ये कहा गया था 1 लाख से ज़्यादा आप आर्मी बनाएंगे नहीं, 1 लाख से ज़्यादा आपकी आर्मी बढ़ेगी नहीं, ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करेंगे नहीं, आर्टिलरीज यानी कि गन्स या वेपन्स आप बनाएंगे नहीं। तो ये सब इन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, सैंक्शन कर दिया गया था इन पे। तो यहाँ पे हिटलर कहते हैं कि भैया कि अब वक्त आ गया है सर उठा के जीने का। पावरफुल स्पीचेस देते हैं पब्लिकली, लोगों को एकदम अपना फैन दीवाना बना देते हैं। खैर 1929 में ये पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं पर हार जाते हैं, जीतते नहीं है, लेकिन अच्छे वोटों से फाइट करते हैं। सेकंड नंबर की पार्टी होती है ये
तो पर जीतते नहीं हैं। 1933 में फिर से इलेक्शन होता है और इनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है। इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं हिंडनबर्ग, 85 ईयर्स ओल्ड होते हैं, काफ़ी एज हो चुकी होती है। तो कुछ टाइम चलाने के बाद में फिर वो हिटलर से काम से खुश होकर हिटलर को प्रेसिडेंट बना देते हैं पार्टी का। लेकिन जैसे ही बनाते हैं तो उनके कुछ ऑफिसर्स होते हैं, ये बात कहते हैं कि ये आपने क्या किया, तो आपने शैतान के हाथ में सत्ता दे दी, अब पता नहीं क्या होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन नाम सुना होगा आप सबने, साइंटिस्ट है, जर्मन के थे और ज्यूस थे, यहूदी थे। जैसे ही हिटलर सत्ता में आते हैं, नागरिकता त्याग के, सिटीजनशिप त्याग के जर्मनी की, अमेरिका भाग जाते हैं। उन्हें पता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है। खैर, हिटलर सत्ता में आते हैं, 3 साल सुकून से चलते रहते हैं। 1936 में आके जो लीग ऑफ नेशंस एक संस्था थी, इस पर मैं आपको किसी दिन लेक्चर बना के दिखाऊंगा। अगर इसमें समझाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन यूएनओ की तरह एक संस्था थी जिसमें सारे ही देश बाउंड थे कि उसका आदेश मानने के लिए, पर हिटलर उसको ठुकरा देता है। जर्मनी उसको ठुकरा देता है कि हम नहीं मानते, जो हम पे सैंक्शन लगाए गए थे वो हम सारे वो काम करेंगे जो आपने मना किए थे, यानी हम हथियार भी बनाएंगे, आर्मी भी बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करेंगे। वो करता है और 1937 में जाके फिर उसका इस्तेमाल भी करता है। जो आर्टिलरीज बनाई गई थी उनका इस्तेमाल करता है। पहले वो घुसता है ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर जहाँ भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे उनको, उस एरियाज़ को वो कैप्चर करता है। पहले कहता है जो जर्मन स्पीकिंग है वो तो जर्मनी में ही आना चाहिए, तो वो एरिया वो कैप्चर कर लेता है। पर इस वक्त जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों खामोश बैठे रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका काफ़ी नुकसान हो चुका था, इस वक्त नहीं बोलते हैं। कहते हैं ठीक है, अगर कर रहे हैं तो करने दो, जर्मन स्पीकिंग अगर लोगों को मिला रहे हैं। फिर वो पूरे ऑस्ट्रिया को अपने अंडर में ले लेते हैं। धीरे 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 चेकोस्लोवाकिया में घुसते हैं और चेकोस्लोवाकिया के जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ होते हैं उन सबको अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ये सब चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके 1938 तक आते आते चेकोस्लोवाकिया को भी पूरा कैप्चर कर लेते हैं। पर 1939 में हिटलर क्या करते हैं, घुस जाते हैं टेरिटरी में पोलैंड की, और जैसे ही पोलैंड पर अटैक करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। यहाँ से ब्रिटेन फ्रांस जंग में कूद जाते हैं। फिर 1941 तक जो है वो अभी जो रशिया था उसको वो एंट्री नहीं करता। ये एलाइड पावर्स हैं, ब्रिटेन फ्रांस और जो लेटर ऑन रशिया और अमेरिका भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं 1941-42 में। तो ये एलाइड पावर्स कहलाती हैं। और एक्सिस पावर्स में आपकी जर्मनी, इटली और जापान, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स हैं। ठीक है, सेंट्रल पावर भी इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा गया था। खैर, वो मैं अलग से कभी लेक्चर बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों के बारे में डीपली तक डिटेल। अभी आप इतना समझिए जो चैप्टर में है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है, ये सब चलता रहता है, ये एक्सटर्नल वॉर शुरू हो जाता है। अब इंटरनली हिटलर क्या करता है, यहाँ पे जो ज्यूस थे, यहूदी, बड़े जुल्म उन पे करता है। वजह क्या थी, हिटलर ये कहता है, हेट स्पीचेस देता है ज्यूस के खिलाफ। इनमें ये कहा जाता है कि ज्यूस जो हैं वो इस काबिल नहीं कि वो इस धरती पर रहें। ठीक, इनको तो इस धरती पर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि 1918 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जो ब्रिटेन ने करी थी, जिसमें सारी दुनिया के यहूदियों को बुलाया गया था, ज्यूस को बुलाया गया था। उसमें ये बोला था कि भाई आप लोग हमारा साथ दीजिए, जो भी आपकी स्टेट सीक्रेट्स होते हैं उनको हमें दीजिए, इनसे शेयर करिए, और हम आपके इसको एवज में एक मुल्क बसा कर देंगे। और लेटर ऑन उन्होंने इस अपने वादे को पूरा भी किया। इन द ईयर 1947 में इसराइल को बसा के दिया। ठीक, इसराइल बनता है एक मुल्क 1947 में, जिसमें सारी दुनिया के सारी दुनिया के यहूदी वहाँ जाकर बस जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना वादा पूरा भी करा था। खैर, तो ये सब हिटलर को पता लग जाता है कि इस तरीके के स्टेट सीक्रेट शेयर करे जा रहे हैं ब्रिटेन के साथ। तो उन पर फिर वो सख्ती करने सोच लेता है कि जब भी मैं सत्ता में आऊँगा एक एक यहूदी को सबक सिखाऊंगा। फिर ज्यूज़ हॉलोकास्ट शुरू हो जाता है। 60 लाख यानी 6 मिलियन ज्यूज़ को हिटलर ने मौत के घाट उतार दिया था पूरी तरीके से। एक ट्रेन में भर के ले जाया करते थे। ऑस्ट्रिच एक जगह है, ऑश्विट्ज़, ठीक है, पोलैंड के अंदर। वहाँ पे उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बना रखे थे, डेथ कैंप बना रखे थे। उनके अंदर ट्रेन में भर के भेड़ बकरी की तरह भर के ले जाते थे पूरी तरीके से। जो गुड्स ट्रेन होती थी, मालगाड़ी, उसके अंदर
और खड़े खड़े लोग जाते थे, आधे से ज़्यादा तो भुखमरी से और गर्मी से ही मर जाया करते थे ट्रेन के अंदर। और जो बचते थे उनको जो जवान होते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे, तब तक यहाँ काम कराओ जब तक मर ना जाए, बिना खाए बिना पिए काम कराते रहो जब तक मरते नहीं। और जो औरतें और जो बूढ़े हुआ करते थे उनको डेथ कैंप में ले जाते थे। कि डेथ कैंप कुछ इस तरीके के बने थे कि ऐसा लगता था कि शावर्स लेने जा रहे हैं वहाँ पे, पर शावर लोग लेने की जब चाहते थे फिर बाद में उसमें पॉइजनस गैसेस निकलती थी जिससे लोग मर जाते थे, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ही उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो ये सब चल रहा था या जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, साथ ही साथ इसके पहले जर्मनी में ये सब भी चल रहा था। तो ये सब क्या है, ज्यूज हॉलोकास्ट कहलाता है। इसी दौरान हिटलर ने क्या किया कि इसने इस वॉर के दौरान एक बहुत बड़ा जेनोसाइडल को अंजाम दिया। जेनोसाइडल क्या होता है, मास किलिंग, भारी मात्रा में लोगों को भर भर के ट्रेनों में ले जाना और उनको मौत के घाट उतार देना, गैस चैम्बर्स में छोड़ देना, यानी कि मास किलिंग। मतलब लाख 2 लाख 3 लाख या 10 लाख करोड़ों लोगों को एक साथ मार देना, ये कहलाता है जेनोसाइडल। ठीक है, इस जेनोसाइडल को इसने अंजाम दिया जिसके तहत हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज यानी कि 60 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन सिविलियंस को इसने मौत के घाट उतार दिया। 70,000 जर्मन सिविलियंस वो थे जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड थे, उन लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, ऑश्विट्ज़ ले जाके, जो मैंने पहले बताया था, गैस चैम्बर में। अब यहाँ क्या होता है कि एक साइड से रशियन फोर्सेस, ये है रशिया इधर लेफ्ट में, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, जूम इन करके पहले मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको कि एक्सेस पावर्स और एलाइड पावर्स क्या थी। यहाँ देखिए, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से देख लीजिए, ये आ जाता है यूरोप पूरा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, ये है पूरा यूरोप। ठीक है, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अब इसको आप ध्यान से देखिए ज़रा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पूरे मैप के अंदर। ठीक, कि ये जो वाला जो पोर्शन है हमारा, ये है जर्मनी। ठीक, ये है जर्मनी, और इधर है यूएसएसआर, ये है रशिया। ठीक, यहाँ से फोर्सेस आती हैं इस तरफ और ये पूरी पोलैंड कैप्चर करती हुई और ये जर्मनी के अंदर एंटर कर जाती हैं फ्रॉम द ईस्ट साइड, ये ईस्ट है। ठीक है, उसके बाद में वेस्टर्न साइड से ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसे आप ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। ये वेस्ट साइड से एंटर करती हैं इधर से और पूरा जर्मनी को कैप्चर कर लेते हैं ईस्ट और वेस्ट से। ठीक है, उसके बाद में जब पूरी एलाइड पावर्स कौन कौन सी हैं, इसमें ये वाला यूनाइटेड किंगडम आता है, यूएसएसआर आता है और फ्रांस आता है और आपका अमेरिका मैंने आपको अभी दिखाया था इधर। ठीक है, अमेरिका आता है, जिसमें यहाँ देखिए ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बाद में एंटर करे थे, 1941 में आते हैं। ये है एलाइड पावर्स जो मैंने आपको बताई, 4 एलाइड पावर्स हैं, यूके, फ्रांस एंड ये आपका आ जाता है यूएसएसआर यहाँ पे, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 4 हो गए एलाइड पावर। अब आपकी एक्सिस पावर्स कौन कौन सी थी, एक्सिस पावर्स में जर्मनी आता है, इटली आता है और आपका आता है जापान। ठीक है, जापान भी जो था वो इसमें इसका युद्ध का हिस्सा था। तो जापान कहाँ है, ईस्ट साइड में, ये है जापान, इनकी भी ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, ये भी वॉर में थे। तो ये सब जो है चल रहा था इस युद्ध के दौरान। अब क्या होता है कि दोनों साइड से, ईस्ट और वेस्ट से, जर्मनी पूरा घिर जाता है और हिटलर को अपना जो है वो अब रास्ता बनाना पड़ता है छिपने के लिए। ठीक है, तो एक बंकर इसने बना रखा था। उस बंकर के अंदर क्या करते हैं, ये अपनी जो इनकी मिस्ट्रेस थी एवा ब्राउन, बाद में मरने से एक दिन पहले, खुद को शूट करने से एक रात पहले इन्होंने शादी की थी एवा ब्राउन से। ठीक है, तो ये उनको लेके बंकर में चले जाते हैं और साथ ही साथ इनके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था वीडियो में, गोएबल नाम था जिनका, उनको लेके और उनके साथ कुछ और ऑफिसर्स थे, वो सब एक बंकर के अंदर चले जाते हैं, छिप जाते हैं और वहाँ जाके ये सुसाइड कर लेते हैं। एवा ब्राउन साइनाइड शहर से खा लेती हैं, उससे उनकी मौत हो जाती है।
हिटलर और बाकी इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो खुद को गोली मार देते हैं उस बंकर के अंदर। लेटर ऑन ये सारी फोर्सेज यहाँ पे अंदर एंटर कर जाती हैं यूएसएसआर की और यूनाइटेड किंगडम की, और पूरा जर्मनी अपने अंडर में कैप्चर कर लेते हैं। पूरा जर्मनी जो है वो एक्स एलाइड पावर्स के अंडर में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद में इनके ऊपर जो अब इन्होंने तो सुसाइड कर ली थी, अब इनके बाकी के जो बचे हुए सपोर्टर्स थे उनको क्या करते हैं, सब पे एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेट किया जाता है। होता है ना कि इंटरनेशनल कोर्ट एक सेट किया जाता है जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए, जो वॉर क्राइम्स इन्होंने किए थे उनके लिए इनको एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है, जिसके तहत इनके साथ फिर इनको मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है, इनके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाता है। और इनके जो साथी थे, जितने भी कॉमरेड्स थे हिटलर के, उनमें से 11 को जो है वो डेथ सेंटेंस दिया जाता है, और बाकी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया जाता है। हालांकि जो ब्रुटैलिटी इन्होंने की थी लोगों के साथ, उसके बदले में ये तो बहुत कम था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सबक ले चुके थे, इसलिए लोगों ने इतना हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया इस बार, क्योंकि सबको पता था कि जो नाजी जर्मनी है, राइज ऑफ हिटलर हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार्श ट्रीटमेंट विद द जर्मनी। जो ह्यूमिलेटिंग फैक्टर्स इनके संग हुए थे, जो इनके संग हार्श ट्रीटमेंट हुआ था, उसकी वजह से ही इनके संग जो है वो ये हिटलर का राइज हुआ था। तो इस बार इस बात को दिमाग में रखते हुए इन लोगों ने कुछ भी हार्श ट्रीटमेंट नहीं किया ऐसा जो पिछली बार किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक, ताकि एक और हिटलर का जन्म ना हो। तो ये सब चल रहा था। अब यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पार्ट का हमारे। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं इसकी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे वेमर रिपब्लिक है, राइक्सटैग है, या कुछ और चीज़ें हमारे अभी बच जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक क्या है? वेमर रिपब्लिक एक जगह है, वीमर जर्मनी के अंदर एक शहर था जहाँ पे नेशनल असेंबली गैदर्ड होती है। पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। शुरुआत में एक बहुत ही पावरफुल एक एम्पायर था। ठीक है, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है, और 1914 से 18 तक ये वर्ल्ड वॉर में मतलब फर्स्ट वॉर में ये सम्मिलित रहता है। इसका जो साथी होता है ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ ये मिलकर जंग करते हैं। किसके खिलाफ? एलाइज पावर के, जो कि हैं इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। लेटर ऑन इसको 1917 में यूएस भी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो यूएस की एंट्री से बाद में इसको काफ़ी, जो एलाइज पावर है, इनको काफ़ी ताकत मिल जाती है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज पावर है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एलाइज पावर है उनको एलाइड पावर कहा गया था। ठीक है, और यही सारे मुल्क इसमें शामिल थे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया एंड यूएस। ठीक, बाद में ये एंट्री होती है, लेकिन हो जाते हैं ये चार, उनका ग्रुप बन जाता है। और जो हमारी एक्सिस पावर थी, उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स कहा गया है। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे? सेंट्रल पावर्स के अंदर हमारे आ जाते हैं जर्मनी आ जाता है, और क्या आ जाता है, ऑटोमन एम्पायर और इटली। पर इटली इसमें शामिल नहीं हुआ था, ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ऑस्ट्रियन मेनली ऑस्ट्रियन एम्पायर लड़ रहा था, और जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, ये सब सेंट्रल पावर्स का हिस्सा थे, ये मिलकर इसमें लड़ना था। शुरुआत में तो सब बड़े ही एंथुसियास्टिकली वॉर में शामिल हो जाते हैं, पर धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होता है कि जितना भी ये वॉर अब लंबा खींचने वाला, और जितना भी इनका जो रिसोर्सेज हैं पूरे यूरोप के अंदर, वो सब ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो ये फिर जैसे ही यूएस की एंट्री होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एलाइज पावर को ताकत मिलती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो जाती है। बहुत बुरी तरीके से जर्मनी डिफीट हो जाता है, सेंट्रल पावर्स की हार हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चलता रहता है। अब क्या होता है, वेमर रिपब्लिक का जन्म होता है, क्योंकि द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। जर्मन पॉलिटी को रिकास्ट करने का मौका मिल जाता है किसको? जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि राजा का तो शासन ख़त्म हो जाता है वेमर रिपब्लिक के आते ही।
ठीक है। तो यहाँ पे अब फेडरल फॉर्म ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और कहा जाता है कि डेमोक्रेसी लाई जाएगी जर्मनी के अंदर। ठीक है। और डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग। राइक्सटैग क्या है? ये जर्मन भाषा में जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटैग कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। यानी यूनिवर्सल सफरागेट जो हम कहते हैं, जितने भी एडल्ट हैं उनको ये अधिकार होता है। 18 ईयर्स के अब हैं, तब 21 ईयर्स की एज होती थी, उनको सबको अधिकार है कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का कैंडिडेट चुन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है और राजा का जो शासन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे नज़र मार लीजिए, ये हमारा मैप है जर्मनी का। ये पूरा का पूरा जो है ये पोर्शन सारा का सारा किसका है? जर्मनी का है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हिस्से इन्होंने खोना पड़ गए थे वो कौन से थे? वेस्ट प्रूशिया, ये वाला पोजेन, अपर सिलेसिया, ये हिस्सा इनको खोना पड़ा था। लॉरेन, एल्सेर, ये हिस्से इनको हर्जाने के तौर पे एलाइज पावर को देना पड़ गए थे। ठीक है। और ये जो हमारा हिस्सा है जो हम बात करेंगे राइनलैंड की, ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन था, बहुत ही रिसोर्सेज यहाँ पर थे, लेकिन इनको जो है वो हर्जाने के तौर पे जर्मनी से 10 साल तक 1920s तक पूरा जो है वो पूरे एक दशक तक एलाइज पावर ने यहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। लेटर ऑन हिटलर सत्ता में आते हैं और इसको छीन लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। तो ये इस एरिया को पूरा उन्होंने क्या किया था? डीमिलिटराइज कर दिया गया था एलाइज पावर के द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, तो जो रिपब्लिक बना था, वेमर रिपब्लिक हमारा जो बना था, इसका यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं करते हैं, उनको ये पसंद नहीं आता। वो कहते हैं डिक्टेटरशिप ही ठीक थी, क्योंकि राजा का शासन था तो लोग बोल्डली, मतलब सरकार बोल्डली डिसीज़न ले पाती थी। लेकिन यहाँ पे जो वेमर रिपब्लिक जब से आया है, डेमोक्रेसी जब से आई है, तो हमारी पीस ट्रीटी के तहत बहुत ही हमारा अपमान किया गया है। ठीक है। हमसे बहुत ही ह्यूमिलेटिंग एक्ट कराए गए हैं। वो ह्यूमिलेटिंग एक्ट क्या थे? ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत इसमें क्या था? द पीस ट्रीटी एट द वर्साइल विद द एलाइज वॉज द हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। ये कैसी थी? एक बहुत ही शर्मनाक पीस ट्रीटी थी, जिसके तहत क्या हुआ था कि जर्मन लॉस्ट इट्स ओवरसीज़ कॉलोनीज, अपनी ओवरसीज़ कॉलोनीज को उन्हें खोना पड़ गया था। एक 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, एक 1/10 इनकी जो पॉपुलेशन थी वो इनको खोना पड़ गई थी। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल, ये सब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथानिया को हर्जाने के तौर पर दिया गया और 6 बिलियन यूरो डॉलर का हर्जाना कंपनसेशन दिया गया था एलाइड पावर्स को। ठीक है। तो ये सब जो था हर्जाने के तौर पर दिया गया था। इस सबसे जर्मनी के जो लोग थे वो बहुत ही नाराज़ थे। किससे नाराज़ थे? वेमर रिपब्लिक से। उनको लगता था कि यही जिम्मेदार है हमारी हार और डिसग्रेड्स एट वर्सलीज, जो अपमान हुआ है हमारा वर्सलीज में, उन सब के लिए यही जिम्मेदार है। ठीक है। तो ये सब हमारा क्या था? वेमर रिपब्लिक की वजह से हुआ। लोगों को लगता था कि जो कुछ भी हमारे संग ह्यूमिलेटिंग एक्ट हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? वेमर रिपब्लिक की वजह से ही हुए। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द वॉर के बारे में। होता क्या है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उससे एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है इंटायर कॉन्टिनेंट पे, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। यूरोप जो कॉन्टिनेंट कभी क्रेडिटर्स का कॉन्टिनेंट कहलाता था, यानी कि उधार दिया करते थे लोगों को, अब वो कन्वर्ट हो जाता है डेप्टर्स कॉन्टिनेंट में, यानी कि अब ये कर्जदार हो जाते हैं। और तो दुर्भाग्यवश इसका हर्जाना किसको चुकाना पड़ता है? वेमर रिपब्लिक को। जो पुराना ओल्ड एम्पायर था उसके गुनाहों की सज़ा मिलती किसको है? वेमर रिपब्लिक को इसके गुनाहों की सज़ा मिलती है। और जो वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे, लाइक सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, इन सबको लोग हंसी से मौकिंगली क्या कहा करते थे? नवंबर क्रिमिनल्स। ठीक है। इनको लोग हंसी उड़ाकर मजाक में कहा करते थे, नवंबर क्रिमिनल्स कहा करते थे। ठीक है।
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बहुत ही गहरा इम्प्रिंट छोड़ा था पूरी यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर और पूरे यूरोप के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं और पब्लिसिस्ट यानी पत्रकार, पॉलिटिशियन अपनी स्पीचेस में और पत्रकार अपनी राइटिंग्स के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड करते हैं सोल्जर्स की लाइफ को। ठीक है, ये बार बार लोगों को ये एम्फेसिस करते हैं कि जो सोल्जर्स की लाइफ है वो बहुत ही ग्लोरीफाइड लाइफ है। लिव लाइक अ सोल्जर। ठीक है, हमेशा एग्रेसिव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए एंड मस्कुलाइन। ठीक है, तो इन सबको ये बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड करते थे। और जो ट्रेंच लाइफ होती है, जो ट्रेंच लाइफ से मतलब है, जो सोल्जर्स, अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ में एक गड्ढा खोद लेते हैं और उसके अंदर सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं, वहाँ से वो फायरिंग करते रहते हैं, मोर्टार और शेल वगैरह फेंकते रहते हैं। ठीक है, गोली चलाते रहते हैं। तो ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है, ट्रेंचेस के अंदर महीनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से सोल्जर्स को खड़ा रहना पड़ता था, जिससे जैसे बारिश हो रही है या बर्फबारी हो रही तो उसमें पानी भर जाता था गड्ढों में और उनके पैर होते थे, फीट्स वगैरह सड़ जाते थे एकदम, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता था, कट जाते थे पैर। ऐसी लाइफ थी, मिजरेबल लाइफ जी रहे थे वो लोग। पर यहाँ पे ये लोग ग्लोरीफाइड कर रहे थे, गोलियाँ लग रही थी, पॉइजनस गैसेज आ रही थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पॉलिटिशियंस और जो आपके पब्लिसिस्ट थे, ये सब इसको ग्लोरीफाइड करते थे कि ये बहुत ही अच्छी लाइफ होती है आर्मी की। पर असलियत में था बिल्कुल ही उल्टा। और एक बहुत ही दयनीय स्थिति ये थी कि जब ये सोल्जर्स मर जाते थे तो इनकी लाशों को, इनके कॉप्सेस को रैट्स खाया करते, चूहे। अब सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति हुई। ठीक है, तो ये क्या था, एक एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, प्रचार प्रसार किया जाता था कि भैया जंग करी जाए और वॉर ही सब कुछ, हमारी जो खोया हुआ अच्छा हमारी सम्मान है उसको जंग ही वापस दिला सकती है, और जो डेमोक्रेसी है वो बेकार की चीज़ है, वापस से ही दोबारा डिक्टेटरशिप आना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिव जो सोच वाले लोग थे वो क्या थे, वो चाहते थे कि वापस से डिक्टेटरशिप आए और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए। इसीलिए जो यंग फ्रेजाइल आइडिया था, कमज़ोर आइडिया था डेमोक्रेसी का, वो ख़त्म हो जाता है और वापस से हिटलर को एक तानाशाह के रूप में उभर के आने का, सत्ता में आने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझा दिया। इफेक्ट अभी वेमर रिपब्लिक का जन्म हुआ था वो किससे टकरा जाता है, स्पार्टिसिस्ट लीग से, जो कि काम कर रही थी। पार्टिसिस्ट भी कुछ उसी पैटर्न पे काम कर रहे थे। वो क्या चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बनाओ, एक ऐसी सरकार सत्ता में आना चाहिए जो कि कम्युनिस्ट फॉर्म की हो, जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं पहले। सोवियत बनाई जाती है वर्कर्स की और सेलर्स की। ठीक है, सोवियत मतलब इनका संघ बनाया जाता है वर्कर्स को और सेलर का। ठीक, इन मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपको दे रखी है। इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे है कि दिस इज़ अ रैली ऑर्गेनाइज बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज द स्पार्टिसिस्ट लीग। एक स्पार्टिसिस्ट एक संस्था थी जिसने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, किसके फेवर में, कि बोल्शेविक पैटर्न पे एक हमारी जो है गवर्नमेंट आना चाहिए, लाइक रशिया, जैसे रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी उस तरीके की। ठीक है, तो ये सब किसको पसंद नहीं आता है, ये सब पसंद नहीं आता है जो सोशलिस्ट होते हैं, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स, इन सब ग्रुप्स को ये पसंद नहीं आता है। और ये सब क्या चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने, जर्मनी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। वेमर रिपब्लिक शुरुआत में क्या करता है, जो अपराइजिंग हो रही थी इन सब पार्टीज़ के द्वारा, जो आपकी पार्टिसिस्ट पार्टीज़ थी, जो कम्युनिस्ट पैटर्न की गवर्नमेंट चाहती थी, तो उनको क्या करते हैं, कुचल देते हैं। ठीक है, इन सबको दबा देते हैं। अब किसकी मदद से, लेकिन फ्री कॉप्स की मदद से। फ्री कॉप्स कौन है, एक ऐसी पुलिस जिसको पूरी आज़ादी दे रखी है, अख्तियार दे रखा है कि आप जो चाहें जैसे चाहें, जहाँ जहाँ भी आपके रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं उनको दबा दीजिए, कुचल दीजिए। ठीक है, तो इससे जो दुख थोड़ा सा क्या होता है, स्पार्टिसिस्ट जो होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना लेते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी में क्या होता है, दोनों बहुत ही कट्टर विरोधी होते हैं एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी, इररिकॉन्सिलेबल एनिमीज। ठीक,
टू मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट। अब यहाँ पे हिटलर के अगेंस्ट दोनों मिलकर काम नहीं कर सके, और क्या होता है, दोनों ही रिवॉल्यूशनरीज हों चाहे मिलिटेंट नेशनलिस्ट, दोनों ही चाहते थे रेडिकल सॉल्यूशन। रेडिकल सॉल्यूशन क्या है, उग्र। यहाँ पर समझ लीजिए कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है क्या और इकोनॉमिक क्राइसिस है क्या। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म उग्र सुधारवाद है, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का मतलब है कि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से सब चीज़ों में सुधार आ जाए, ठीक है, पॉलिटिकल स्थिति हमारी सही हो जाए, जो कि उस वक्त सही नहीं थी जब वेमर रिपब्लिक बना था। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि वेमर रिपब्लिक के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे। उसके अंदर TTO वर्साइल साइन हुई थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग एक्ट हुए थे जर्मनी के साथ। तो ये सब लोगों को वहाँ के पसंद नहीं आ रहा था। वो क्या चाहते थे कि जो भी हो, पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो भी हो, वो किस पैटर्न पे हो, वो होना चाहिए रेडिकल सॉल्यूशंस के थ्रू, ठीक है, रेडिकल सॉल्यूशंस के थ्रू होना चाहिए, जो भी सॉल्यूशन हो रेडिकल। लेकिन पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन अपनी चरम सीमा पर कब पहुंचता है, जब 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ठीक है। जर्मनी को क्या था, बहुत सारा वॉर रिप्रेशन, उन्होंने वॉर लोन ले रखा था काफ़ी सारा, जिसका हर्जाने के तौर पे उनको गोल्ड देना पड़ता था, ठीक है, जो भी एलाइड पावर थी उनको गोल्ड देना पड़ता था, जिसके चलते उनके जो गोल्ड रिजर्व थे काफ़ी डिप्लीट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक। लेकिन अब क्या था, जो फ्रांस था वो कहता है भैया मुझे तो पैसा चाहिए, तो जर्मनी कहता है मेरे पास है नहीं, तो वो कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो कहता है आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है रूर, उसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ और वहाँ से कोल निकाल के, यानी कि कोयला निकाल के कोयले की खदान से, और पैसा मैं अपना सीधा कर दूँगा, ठीक है। लेकिन जर्मनी इसका काफ़ी विरोध करता है, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। एंड जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी ने जो था वो बहुत सारी तेज़ी से क्या करा, पेपर करेंसी छापना शुरू कर दी। पहले तो उसने मना किया अभी गोल्ड रिजर्व मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अब गोल्ड रिजर्व जब कम हो गया है तो उसकी वैल्यू के बराबर क्या करेंगे, जितना गोल्ड होता है आपके ख़जाने में उतना ही आप करेंसी छाप सकते हैं, क्योंकि गोल्ड रिजर्व कम डिप्लीट हो गया है, तो अब इनको करेंसी तो छापना पड़ेगी। तो करेंसी की जो वैल्यू होती है जर्मनी में, उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, गिर जाती है, किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले, ठीक है। इन अप्रैल 1923 US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। एक डॉलर की कीमत 24,000 मार्क्स के बराबर थी। जुलाई तक आते आते ये 3,53,000 मार्क्स के बराबर हो जाती है। अगस्त तक आते आते ये 46,21,000 मार्क्स के बराबर हो जाती है, और दिसंबर तक आते आते ये वैल्यू हो जाती है आपकी 9,88,60,000 मार्क्स के बराबर, ठीक है। और ये वैल्यू आगे जाके ट्रिलियंस में भी पहुंच जाती है, ठीक है, ट्रिलियंस में हो जाती है इसकी वैल्यू। एज अ वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, जैसे जैसे वैल्यू मार्क की नीचे गिरती जाती है, जो गुड्स होते हैं, चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा सोर कर जाती है, हाई हो जाती है। लोगों को एक गाड़ी भर के, यानी एक कार्टोट भर के करेंसी लेके जाना पड़ता था सिर्फ एक रोटी के टुकड़े के लिए, ठीक है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी कि एक रोटी का टुकड़ा गाड़ी भर के पैसा ले जाना पड़ता था तब आपको मिलता था। तो इससे क्या था, हाइपर इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन बन जाती है जर्मनी के अंदर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। आखिरकार इस सब को निपटाने के लिए बीच में किसको आना पड़ता है, अमेरिका को आना पड़ता है, ठीक। इस सब में आता पड़ता है अमेरिका को, हस्तक्षेप करना पड़ता है इस क्राइसिस से निकालने के लिए जर्मनी को। लॉन्च करते हैं देव प्लान्स। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी सारा लोन दिया था फिर बाद में जर्मनी को, जिससे इसकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जर्मनी की स्थिति में थोड़ा सुधार आता है। अब यहाँ हम बात करेंगे ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की, ठीक। द ईयर बिटवीन 1924 एंड 28 सॉ सम स्टेबिलिटी। इस दौरान 1924 से लेके 1928 तक थोड़ी सी हालत में सुधार आती है जर्मनी की, ठीक है। लेकिन ये सब भी क्या था, रेत के टीले पे बना हुआ था। ये खुशियाँ भी ज़्यादा दिन टिकती नहीं हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी
कि ग्रेट डिप्रेशन आता है अमेरिका में, और वो कहाँ पे होता है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है अमेरिका का। जैसे हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, वैसे ही वहाँ पे वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। लोग, मैं बता चुका हूँ, पहले अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं जल्दी 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 जल्दी, जो भी बैंक से उन्होंने ख़रीदे होते हैं, और सरकार को वो ख़रीदना पड़ते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को, जिससे कि इकनॉमी वहाँ से एकदम से क्राइसिस में चली जाती है और इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है। 1929 से 1932 तक जो नेशनल इनकम थी अमेरिका की, आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है। ठीक। फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स फेल, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, फार्मर्स वर बैडली हिट, फार्मर्स बहुत बुरी तरीके से इससे हिट होते हैं, और ये स्पेकुलेटर्स थे यानी सट्टेबाज, वो अपना पैसा मार्केट से सारा उठा लेते हैं, वापस ले लेते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये सारी दुनिया में ही दिखाई देता है। ये जो क्राइसिस यहाँ पे चल रहा था, इसका असर किस पे पड़ता है? सारी दुनिया पे पड़ता है, स्पेशली जर्मनी के ऊपर, क्योंकि जर्मनी ने तो पहले से इनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले सका था, तो इसका पूरा इफेक्ट इस पर पड़ता है ज़्यादा जर्मनी पे। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1922 लेवल। जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% कम हो जाता है 1929 से लेकर 1932 तक। वर्कर्स लॉस या जॉब्स और पेड रिड्यूस वेजेस। वर्कर्स ने, बहुत सारे वर्कर्स ने अपनी जॉब्स खो दी थी, और अगर उन्हें वेजेस मिलती भी थी तो बहुत कम, ठीक, आधी। अब इससे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट। 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग एक साथ अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। यंग पीपल, बहुत सारे यूथ्स जो होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं, वो तख्ती लगा के घूमते थे, अपने प्ले कार्ड्स लगा कर घूमते थे अपने गले के अंदर, और लंबी लंबी कतारों में, ठीक है, बहुत ही लंबी लंबी कतारें, लाइन लगा कर खड़े रहते थे कि कोई भी काम हो, विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम हो चलेगा, हमें दे दो, कुछ भी काम करेंगे। इससे क्या था? लोगों में बहुत ज़्यादा डिसअपेयर हो चुके थे, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, और जिसके चलते जब काम नहीं मिल रहा था तो बहुत सारे यूथ क्या थे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये एक आम बात हो जाती है लोगों के लिए। अब इकोनॉमिक क्राइसिस जो था, उसने क्या किया? बहुत सारे लोगों में एंग्जाइटीज़ और फेयर, लोगों में डर भर दिया। कैसा डर? जो थोड़े मिडिल क्लास के थे, पेंशनर थे, मिडिल क्लास थे, ठीक है, लोग स्पेशली, वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। किस डर से भर जाते हैं? प्रो लेटरिनाइजेशन से, ठीक है, यानी कि एक ऐसा डर जिससे लोग जो थोड़े ठीक ठाक थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे या डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स थे, वो सब वर्किंग क्लास के लेवल पर आ जाते हैं। उनको यही डर था, और वर्किंग क्लास के लेवल पर आ जाते हैं। सिर्फ जो सर्वाइव कर पा रहे थे वो कौन थे? ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो काम करते हैं या जिनकी परमानेंट जॉब्स होती हैं। लेकिन उनके अंदर भी बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो चुकी थी, बार्गेनिंग पावर नहीं थी, बार्गेनिंग ही कर सकते थे, ठीक। जितने भी बड़े बिजनेस थे, सारे के सारे क्या हो गए थे? फॉल हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अब इस सब में क्या होता है? पिस जाता है कौन बेचारा? हमारा वेमर रिपब्लिक, ठीक, जो कि अभी बहुत नाजुक था, नया नया बना था, 8-10 साल ही हुए थे, और एकदम से ये पहाड़ टूट जाता है, और इससे इसकी चपेट, ये किसकी चपेट में आ जाता है? डिक्टेटरशिप की चपेट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हिटलर को मौका मिल जाता है, और लोग जो थे, वो सारे लोग, वेमर रिपब्लिक की जब से बना था वेमर रिपब्लिक, तब से वो क्या सोच रहे थे कि अभी तक जो भी हुआ है सिर्फ जर्मनी का शोषण ही हुआ है जब से वेमर रिपब्लिक बना है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि भैया ऐसा है कि पहले वाली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें डिक्टेटरशिप थी और राजा का शासन था, वही बेहतर थी। ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है, इसको चेंज कर दिया जाए। और हिटलर राइज टू पावर, इसके बारे में काफ़ी कुछ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन इवेंट था हिटलर का, अब हम उसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। इन द ईयर 1923 हिटलर प्लान टू सीज द कंट्रोल ऑफ बेवारिया। हिटलर ने बेवारिया, एक जगह है जर्मनी के अंदर, उसका कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया। मार्च टू बर्लिन, बर्लिन तक जाते हैं, एंड कैप्चर पावर, पावर कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है? ही वॉज फेल्ड
अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन। पावर कैप्चर करने में फेल हो जाते हैं। जो वेमर रिपब्लिक की आर्मी होती है इनको अरेस्ट कर देती है और राजद्रोह के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया था 5 साल के लिए। लेटर ऑन ये बाद में रिलीज भी हो जाते हैं, जेल से छूट भी जाते हैं। लेकिन होता क्या है, 5 साल में नाजी प्रोपेगेंडा बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। जो नाजी प्रोपेगेंडा चला रहे थे काफ़ी स्लो हो जाता है। लेकिन इनके बाहर आने के बाद हिटलर चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। इन द ईयर 1928 2.6% वोट मिलते हैं हिटलर की पार्टी को राइक्सटैग यानी कि जर्मन पार्लियामेंट में, लेकिन जीत नहीं पाते। बट बाय 1932 इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। लेकिन 1932 तक आते आते ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आती है हिटलर की पार्टी, और 37% वोट्स गेन करते हैं। ये देख सकते हैं आप, हिटलर बीइंग ग्रेटेड द पार्टी कांग्रेस इन न्यूरमबर्ग ने 1938। हिटलर को बधाई देते हुए लोग पार्टी कांग्रेस में। और ये थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा है, एक लोगो दिख रहा है। ये एक रेड बैनर के ऊपर बना हुआ एक लोगो है। ये स्वास्तिक का निशान कहलाता है, स्वास्तिक का चिन्ह है ये अक्सर आपने हिंदू फैमिली के बाहर आपने देखा होगा बने हुए। जो ब्राह्मण होते हैं, हिंदू ब्राह्मण, जो कि मेनली आर्यंस होते हैं, और आर्यंस ही वो रेस है जिससे हिटलर बिलोंग करते थे। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगी आपको ज़्यादा पिक्चर। होता क्या है कि हिटलर जो था एक आर्यन थे। एक कबीला होता है मिडिल ईस्ट में जिसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आता है नॉर्दर्न इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद, और एक हिस्सा चला जाता है यूरोप के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है, जो यूरोप में जाते हैं वो नोमैडिक आर्यंस कहलाते हैं, और जो हमारे यहाँ आते हैं वो जिप्सीज कहलाते हैं। ठीक है, तो हिटलर जिप्सीज को भी अपने से नीचे के पायदान का आर्यन मानता था। ठीक है, तो उनको भी 2 लाख जिप्सीज भी मार दिए थे इसने। ठीक है, उनको भी अपने से ऊपर नहीं मानता था। सबसे अफजल, सबसे आला अगर उसकी नज़र में कोई था तो वो कौन थे, सिर्फ नोमैडिक आर्यंस जो जर्मनी को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये जो स्वास्तिक का प्रतीक है जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये लेफ्ट हैंड पे अपनी इनकी जो पूरी फोर्सेस थी, चाहे वो गेस्टापो हो या कोई भी एसएस हो, ऐसे हो कोई भी आर्मी, इनकी जो फोर्सेस थी वो सब लेफ्ट हैंड पे इसका रिबन बांधती थी जिसपे स्वास्तिक का निशान होता था। ये प्रतीक होता था नाजिज्म का। ठीक है, जो नाजी पीपल होते थे वो लोग इसको अपने हाथ लेफ्ट हैंड पे बांधा। अब यहाँ ये देखिए, ये है वो ट्रेन जिसमें ज्यूस को भर कर ले जाते थे कंसंट्रेशन कैंप में और डेथ कैंप्स के लिए, भेड़ बकरों की तरह ठूस ठूस कर। ये वहाँ उस वक्त की एक ट्रेन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जिसमें ज्यूस हॉलोकास्ट को अंजाम दिया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप्स टू डेथ। स्टेप्स टू डेथ क्या था ये, एक्सक्लूजन फ्रॉम 1933 टू 1939। 1933 से 39 तक सभी ज्यूस को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है सोसाइटी से। न्यूरमबर्ग लॉज बनाए जाते हैं जिसके तहत 1935 में न्यूरमबर्ग सिटीजनशिप एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी जिनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन ब्लड है। ठीक है, और किसी भी ज्यूस की जर्मन के संग शादी को, मैरिजेस को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। अगर किसी ज्यू और जर्मन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा जाता है तो इट वॉज अ सिंसियर क्राइम, उसके लिए बड़ी कड़ी सजा दी जाती थी। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। ज्यूस को नेशनल फ्लैग उड़ाने की, मतलब फहराने की अनुमति नहीं थी। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ ज्यूश बिजनेस। सारे बिजनेस इनके बिल्कुल बॉयकॉट कर दिए गए थे ज्यूस लोगों के। ठीक है, एक्सपर्जन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज से निकाल दिया गया था। फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ज़बरदस्ती इनसे इनकी प्रॉपर्टी बिकवाई जाती थी और खरीद ली जाती थी और जर्मन लोगों को हैंड ओवर कर दी जाती थी। ठीक है, अब इसके बाद शुरू हो जाता है घेटोआइजेशन का प्रोसेस, जो कि 1940 से 1944 तक चलता है। इस सब में क्या होता है,
जो ज्यूज लोग होते हैं उनको एक येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट इनको पहनने के लिए कहा जाता था, जिससे ये पहचान होती थी कि ये ज्यूज हैं। इनके पासपोर्ट पर भी ये साइन बना दिया गया था, इससे पता लगता था कि भाई ये लोग ज्यूज हैं तो इनको अलग डाल दिया जाए। अब घैटोइजेशन शुरू होता है। घैटो मतलब होता है नीच, जो सबसे नीच होता है उसको घैटो बोलते हैं, और ज्यूज के लिए इन्होंने सिनोनिम दे दिया था घैटो का, और इनको घैटाइजेशन कराया जाता है। ऐसी बस्तियों में, गंदी बस्तियों में लाके छोड़ा जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिंकी और बदबूदार होती हैं, उन बस्तियों में इनको ले जाके रखा जाता है। और वहाँ पे जल्दी ही क्या होता है, भूखमरी और डिप्रेशन, लोग एक हर चीज़ से वंचित हो जाते हैं, और बड़ी ही गंदगी वहाँ पर होती है जहाँ पर रखा इनको जाता है। ठीक है, तो जल्दी ही ये सब शुरू हो जाता है। एनिलेशन इन 1941 ऑनवर्ड्स। अब इसमें क्या था, जो लोग कंसंट्रेशन कैंप में ले जाए जाते थे उनको क्या करते थे, ये अगर भागने की कोशिश करते थे तो चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फेंसेस होती थी, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के शॉक्स लगकर लोगों का ये हाल होता था। देख सकते हैं पिक्चर में, ये गैस चैम्बर्स में ले जाने से पहले की कुछ जो क्लोज होते थे लोगों के, उनको बाहर फेंक दिया जाता था और उनको डेथ चैम्बर्स में छोड़ दिया जाता था। ठीक है, ये उस दौर की पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन कैंप है, आप देख सकते हैं ये वाला कंसंट्रेशन कैंप है, और ये सबकी शूज़ हैं जो डेथ चैम्बर्स में ले जाने से पहले शूज़ ऑफ करा ली जाते थे लोगों के, उनको सबको ये शूज़ दे रखे बाहर रखवाए जाते थे। ये कंसंट्रेशन कैंप है, देख सकते हैं आप। अब यूथ इन नाजी जर्मनी, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हिटलर क्या था। ही वॉज वेरी फैनेटिक इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। जो यूथ होते थे देश के, उनमें उसको खासा इंटरेस्ट था। उसका मानना था कि नाजी आइडियोलॉजी तभी सही से फ्लरिश कर सकती है जब आप जो यहाँ की यूथ हैं, जर्मन यूथ हैं, उनको नाजी आइडियोलॉजी अच्छे से समझाएं, यानी कि इसको क्या करें, स्कूल के अंदर प्रमोट करें, नाजी आइडियोलॉजी का उसको स्कूल के अंदर प्रमोट करें। अब इसके लिए सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने, पहले तो प्योरिफिकेशन किया। प्योरिफिकेशन किसका, स्कूल्स का। कैसे, बाय सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो ज्यूस टीचर्स थे इनको स्कूलों से निकाल दिया। जो ज्यूस चिल्ड्रन थे और जर्मन चिल्ड्रन थे उन सबको बिल्कुल अलग कर दिया, साथ में खेल नहीं सकते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, बिल्कुल सेग्रीगेशन कर दिया इन सबका। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जो बच्चे 10 साल से नीचे के हुआ करते थे उनको जंग फोक्स में डाल दिया जाता था। ठीक है, जंग फोक क्या है, ये नेशनल, ये जो है जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 साल के नीचे के बच्चों को रखा जाता था। 14 ईयर्स वालों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता था, और जो 18 ईयर्स के हो जाते थे उनको आर्मी के लिए, फोर्सेस वगैरह में, आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए डाल दिया जाता था नाजी ऑर्गेनाइजेशन में से। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। नाजी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, यूथ लीग ऑफ नाजीज, ये 1922 में फाउंड हुई थी, बनी थी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे चल रहा था। हिटलर का मानना था कि भैया जो ज्यूस के बच्चे हैं उनको अलग रखा जाए, और जो आर्यंस बच्चे हैं, जर्मन बच्चे, उनको अलग रखा जाए। जो बच्चे आर्यंस से मैच करते थे वो उनकी माओ से छीन भी लिए जाते थे। ठीक है, अगर किसी की आंखें या बाल ब्लॉन्ड आई होती थी, या ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज होती थी, तो उनको क्या करते थे, उनकी माओ से छीन लिया करते थे। उनको लगता था शायद ये आर्यन रेस के बच्चे हैं, उनका फिर उनका टेस्ट होता था, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता था तो फिर वो उनसे छीन लिए जाते थे। तो ये सब चल रहा था। अब यहाँ पे मैं अपने लेक्चर का एंड कर रहा हूँ। लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि वो जो है कंटेंट को ज़रूर पढ़ेंगे। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है पूरा, ये आप बुक से एक बार रीड ज़रूर करेंगे। इससे आपकी पूरा का पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम हर एक डाउट्स आप पे क्लियर हो जाएंगे। अब आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, पिक्चर को शेयर भी करें। साइन ऑफ, थैंक यू।